हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। तो हम ये टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंडर करने वाले हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन है, कभी सेट्स के लिए है तो कभी हमारे पास वेक्टर्स के लिए है कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, दो सेट ऑर्थोगोनल कब होते हैं, या किसी सेट को जो ऑर्थोगोनल है उसे कब कहते हैं, ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एस कब कहते हैं, या हमारे पास कोई सीक्वेंस हो तब हम कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो इन सभी डेफिनेशन को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम ये वाले डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है हमारे पास वेक्टर के ऑर्थोगोनल से रिलेटेड, कि हम दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे। अब देखो, लेट एक्स एंड वाई, मेरे पास एक्स और वाई बी वेक्टर्स हैं इन ए हिल्बर्ट स्पेस। मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में हम बात कर रहे हैं, तो H मेरे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है जिसमें मेरे पास दो वेक्टर हैं x एंड y। देन x इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू y। मैं क्या कहूंगी, x को कब ऑर्थोगोनल कहूंगी, y के। ठीक है, देन ऑर्थोगोनल जो मैंने बोला है कि x इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू y, या हम बोले कि x इज ऑर्थोगोनल टू y, तो इसको किस तरीके से रिटर्न करते हैं हम, x इज ऑर्थोगोनल टू y, इस तरीके से इसको रिटर्न भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम कब कहेंगे ये इसके ऑर्थोगोनल होगा, जब हमारे पास x की y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। इतना क्लियर। तो यहाँ से अगर हमारे पास दुनिया में कभी भी दो वेक्टर आए और हमसे बोला जाए कि ये वेक्टर इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल कब होगा, तो आप ध्यान रखना, सिर्फ हमें इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी। x की y के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करो, अगर वो 0 आ जाती है तो हम बोल देंगे x y के ऑर्थोगोनल है। इतना क्लियर कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, इक्वल टू 0। इतना क्लियर। नाउ यहाँ पे एक रिजल्ट है कि x ऑर्थोगोनल है y के, इफ एंड ओनली इफ y ऑर्थोगोनल टू x। ठीक है, मैंने बोला कि x, यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि x y के ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है कि y भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा टू x। तो यहाँ से अगर ये चीज मेरे पास है तो हम बोल सकते हैं कि x y के ऑर्थोगोनल है और y x के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, कहीं पर ये होगा तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये काफी सारी थ्योरम्स में बेटा यूज भी हुई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं। ओके, अब देखो x ऑर्थोगोनल है y के। ठीक है, अगर x y के ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है कि x की y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। यही चीज होती है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड कॉन्जुगेट लगा दिया। अब ये क्यों लगाया, देखो मैं ये पोर्शन लेके चलूंगी दिस। ठीक है, मुझे लेके ये वाला आना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दिखाना है y का x के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे पास x y है, लाना मुझे y x है, तो ये हम कब ला सकते हैं, अगर हम इनर प्रोडक्ट में जाएं और वहां पे जो हमने डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे थी कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। वो क्या होता है हमारे पास कि अगर x का y के कॉन्जुगेट लूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, दिस इज द कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया है, क्योंकि कॉन्जुगेट बाय कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो देखो ये इसके इक्वल आ गए यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से, और 0 का कॉन्जुगेट, 0 वेक्टर का कॉन्जुगेट 0, तो ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से y का x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। अगर y का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब y होगा ऑर्थोगोनल टू x। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, कभी भी ऑर्थोगोनल वाली चीज दिखानी है तो इतना ध्यान रखना, अगर x ऑर्थोगोनल है y के तो इसका मतलब x की y के साथ इनर प्रोडक्ट 0। ठीक है, अगर y ऑर्थोगोनल है x के तो इसका मतलब y की x के साथ इनर प्रोडक्ट 0। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये लेके चले थे हमने, ये चीज दिखा दी। क्लियर इतना। तो अगर मैं बाय चांस अब ये लेके चलूं, इफ एंड ओनली इफ का कैसे, ये लेके चली, ये प्रूफ कर दिया। अब मैं ये लेके चल रही हूँ
तो मैं ये रिवर्स में एज इट इज प्रूफ कर सकती हूँ। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस हो गया, ठीक है, कि अगर x है ऑर्थोगोनल y के साथ तो y ऑर्थोगोनल होगा x के, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ ये ऑर्थोगोनल होंगे, इतना क्लियर। तो कहीं पे भी अगर आपको ये चीज दिखाई दे तो आप वहां पे ये चीज लिख सकते हो बाय दिस रिजल्ट, और कहीं पर ये है तो आप ये लिख सकते हो, इतना क्लियर। तो अब आपको ये चीज पता चल गई होगी, कभी भी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। अब आगे एक रिजल्ट है यहाँ पे, सिंस 0 और x की इनर प्रोडक्ट क्या होती है, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। अब यहाँ पे क्या है, देखो देखो बेटा, यहाँ पे x और y अगर मेरे पास इनर प्रोडक्ट 0, तो देखो ये चीज ध्यान देना, ये मत देखो, यहाँ पे देखो इन दोनों में से या तो ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 बन जाए, या तो मेरे पास x 0 बन जाए या मेरे पास यहाँ पे y 0 बन जाए। अगर दोनों में से एक भी 0 बन जाता है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनर प्रोडक्ट 0, इतना क्लियर। x और y की इनर प्रोडक्ट है, दोनों में से अगर एक भी 0 बनता है तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट 0 आती है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास अगर मैं ये बात करूं, दिस एक 0 है तो इनर प्रोडक्ट मेरे पास कितनी आ गई इसकी, 0। तो यहाँ से देखो ये x कहाँ से है, x बिलोंग्स टू फॉर ऑल h, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर। जैसे हिल्बर्ट स्पेस है मेरे पास, वहां से आप कोई भी वेक्टर उठाओ, x y z जितने भी वेक्टर हैं, कोई भी वेक्टर उठाओ और यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे 0 है तो वो सबके साथ ही उसकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं और उनकी इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो वो उसके क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो इसका मतलब 0 ऑर्थोगोनल किसके है, x के। यहाँ से 0 वेक्टर जो है मेरे पास वो ऑर्थोगोनल है x के, ठीक है, क्योंकि 0 की x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0। और देखो ये जो x है ये कहाँ से आ रहा है, हिल्बर्ट स्पेस से, मतलब सब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए ये चीज है। तो देखो सिंस 0 और x की इनर प्रोडक्ट क्या होती है मेरे पास, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे है द 0 वेक्टर, जो मेरे पास ये 0 वेक्टर है, इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर x बिलोंग्स टू h, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के साथ क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा। यही चीज मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट 0 आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 वेक्टर है मेरे पास वो ऑर्थोगोनल होगा x के, और x कहाँ से आ रहा है, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए हो रहा है कि x बिलोंग कर रहा है h से, y बिलोंग कर रहा है h से, ठीक है। तो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो 0 वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल होगा हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के साथ, इतना क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक मेरे पास 2 रिजल्ट हो गए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। आगे से याद रखना कि कहीं पे ये है तो ये होगा। अगर 0 और x, 0 जो है हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, इतना क्लियर। नाउ अब थर्ड यहाँ पे आता है कि 0 इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। अब देखो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास काफी सारे वेक्टर होंगे, उसमें 0 वेक्टर भी होगा और बहुत सारे वेक्टर होंगे, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल होगा खुद के साथ, ठीक है। जैसे मेरे पास y y ले लो, मतलब खुद के साथ, ठीक है। तो हम कोई भी वेक्टर उठाओ, क्या इनकी इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ सकती है, नहीं आ सकती ना। इसकी जो इनर प्रोडक्ट होगी या तो 0 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, समझ आया।
तो सिर्फ हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में जो है हमारे पास सिर्फ जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी क्या है, जो ऑर्थोगोनल है खुद के साथ। अब कैसे है वो चीज देखना है, ठीक है। देखो मैंने माना कि यहाँ से x क्या है, ऑर्थोगोनल है टू इटसेल्फ, मतलब x खुद के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर x खुद के साथ ऑर्थोगोनल है तो उसकी खुद इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो। मैंने बोला कि x, जैसे हम अभी बात करते थे x ऑर्थोगोनल है y के साथ, तो मैं क्या लिखती थी, x का y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अब मैं कह रही हूँ कि x ऑर्थोगोनल है खुद के साथ, x के ही साथ, तो यहां से क्या आएगा, x की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। इतना क्लियर, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट में रिलेशन होता है। मेरे पास नॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू होती है x का x के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर। तो मेरे पास अगर ये है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब वो खुद जीरो होगा, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं, क्या ये जीरो हो सकता है, नहीं ना। 2 का स्क्वायर लूं, क्या ये जीरो हो सकता है, नहीं। ये कब पॉसिबल है, जब x खुद जीरो होगा, यहाँ पे ये खुद जीरो होगा तभी इसका स्क्वायर जीरो होता है। तो इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल टू जीरो है। इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, अब मेरे पास नॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी वेक्टर की नॉर्म इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस होता है कि वो वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। कहीं पर ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे x की नॉर्म जो है इक्वल टू जीरो है, ये है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो x इक्वल टू जीरो। या हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर की नॉर्म इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब वो वेक्टर जीरो है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने माना कि x ऑर्थोगोनल है खुद के साथ, मैं ये लेके चली कि x ऑर्थोगोनल है खुद के साथ। इतना क्लियर। बट जब मैंने इसकी ये लेके चली कि x खुद के साथ ऑर्थोगोनल है, तो मैंने जब उसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो x है ये तो जीरो वेक्टर आ गया, ठीक है। तो आप हिल्बर्ट स्पेस से कोई भी वेक्टर लो, y ले लो, z ले लो, कि z के साथ ऑर्थोगोनल है तो लास्ट में वो z जीरो आ जाएगा, y जीरो आ जाएगा, इसी तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ जीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। जीरो इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। जीरो केवल एक ऐसा वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल है खुद के साथ, क्योंकि अगर हम किसी भी वेक्टर को खुद के साथ ऑर्थोगोनल ले रहे हैं तो हमारे बाद हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद वो वेक्टर ही जीरो बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जीरो ही वेक्टर है। इतना क्लियर हो गया। तो ये 3 रिजल्ट आप ध्यान रखना। x अगर y के साथ ऑर्थोगोनल है तो y भी x के साथ ऑर्थोगोनल होगा, ये हो गया। देन जो मेरे पास जीरो वेक्टर है वो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। एंड जीरो सिर्फ मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस से कोई भी वेक्टर उठाओ, जैसे x उठाया, x x के साथ ऑर्थोगोनल है और उसको सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल टू जीरो क्या आ जाता है, तो सिर्फ जीरो ही ऐसा वेक्टर है, ठीक है। यहां तक हो गया। नाउ अब हम डेफिनेशन करते हैं और आगे की जो हमारे पास, अब देखो बेटा यहाँ तक हम कर चुके हैं। देन जस्ट डेफिनेशन अब देखते हैं ये कौन सी डेफिनेशन है। देखो, ए वेक्टर x, कोई वेक्टर x है इन ए हिल्बर्ट स्पेस इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ए नॉन एम्प्टी सेट S। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट S है,
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था वेक्टर की, वेक्टर से हम ऑर्थोगोनल देखेंगे, कब दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल कहेंगे, फिर हम देखेंगे एक वेक्टर से एक सेट का, फिर सीक्वेंस का, वो सब चीजें यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर सेट का सेट से, वो सारी चीजें। तो देखो ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि एस मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर x मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पे मैंने हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर ले लिया x, ठीक है, यही तो बोल रहा है ये वेक्टर x इन्हें हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर हमने लिया, तो इस वेक्टर को मैं इस नॉन एम्प्टी सेट से ऑर्थोगोनल कब कहूंगी और इसको लिखूंगी इस तरीके से। ऑर्थोगोनल का साइन सेम है, ठीक है, रिटन एज दिस। कब कहेंगे? जब मेरे पास ये वेक्टर जो हिल्बर्ट स्पेस से लिया है ये ऑर्थोगोनल हो y, और y क्या है मेरे पास? y मेरे पास है बेटा फॉर एवरी, यहाँ से फॉर एवरी लिख दो या फॉर ऑल लिख दो, ठीक है, y बिलोंग्स टू कैपिटल S। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे पास ये S है, इसमें एलिमेंट्स है काफी सारे, वेक्टर्स है काफी सारे, ठीक है। तो जो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से जो वेक्टर आया है इसको मैं इस सेट S के साथ ऑर्थोगोनल कब बोलूंगी? जब ये वेक्टर इसके जितने भी वेक्टर हैं सबके साथ क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। इतना क्लियर? एक वेक्टर x है, ये S है, इसमें काफी सारे वेक्टर्स हैं, तो इस वेक्टर को जो x है जो हिल्बर्ट स्पेस से आया है इसको मैं इस पूरे S के साथ ऑर्थोगोनल कब कहूंगी? जब ये इसके हर एक वेक्टर के साथ क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। क्लियर? ठीक है, ये इसके साथ ऑर्थोगोनल हो, इसके साथ जितने भी वेक्टर हैं सबके साथ क्या हो? ऑर्थोगोनल हो, तभी मैं इसको ऑर्थोगोनल कहूंगी इस सेट के, नॉन एम्प्टी सेट के साथ। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से। तो कहीं पर भी अगर आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाए कि x ऑर्थोगोनल टू s, मतलब किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है तो इसके हर एक वेक्टर के साथ ये क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, मतलब हर एक वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, क्योंकि जब ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? x ऑर्थोगोनल है y के साथ, मतलब उसके इनर प्रोडक्ट क्या है? 0 है y के साथ। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? नाउ अब नीचे की डेफिनेशन देखेंगे। द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स orthogonal to a non-empty set S is called the orthogonal complement of S। अब यहीं पे हमारे पास डेफिनेशन आ गई जो आज का हमारे पास टॉपिक था। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने वेक्टर का वेक्टर से देखा, फिर हमारे पास क्या थी? कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो वो चीज हमने देखी। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, उन सभी वेक्टर्स का एक सेट है जो क्या है? ऑर्थोगोनल है टू ए नॉन एम्प्टी सेट S के। ठीक है, देखो मेरे पास ये S था जो कि क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, यहां से लिख दो नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो मैं उन सभी वेक्टर्स को, जैसे मैंने यहाँ पे x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया और यहाँ पे w ले लिया, कितने भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। ठीक है, यानी कितने वेक्टर्स हो हिल्बर्ट स्पेस में? तो मैं उन वेक्टर्स का सेट लूंगी। किन वेक्टर्स का? जो क्या हो? x भी इसके साथ ऑर्थोगोनल हो, इसके साथ ऑर्थोगोनल हो, इसके साथ ऑर्थोगोनल हो और इसके साथ ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास उन वेक्टर का सेट, उन वेक्टर का कलेक्शन आएगा। किन वेक्टर का? जो इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। तो उस सेट को मैं क्या बोलूंगी? इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोगोनल, इस वाले सेट को ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस, इससे। मतलब ऐसे S बनाओ जो भी सेट की बात कर रहे हो
और उसके ऊपर ही ऑर्थोगोनल का साइन लगा दो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर है, तो वो किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल कब होगा? जब उसके हर एक वेक्टर के साथ क्या हो, वो ऑर्थोगोनल हो। यहाँ तक क्लियर हो गया था? ठीक है, देन अब क्या है हमारे पास, हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं उन वेक्टर्स का सेट लूंगी, उन वेक्टर्स का सेट लूंगी जो इस नॉन एम्प्टी सेट एस के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो जो जो होंगे उनका सेट ले लिया, और इस सेट को ही हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एस के ऊपर ऑर्थोगोनल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ, ऐसे एस बनाया, इसके ऊपर ऑर्थोगोनल। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब देखो इसको मैंने एक डेफिनेशन से बता दिया। ठीक है, कि ऐसे है। अब देखो यहाँ पे एक वे में लिखा हुआ किस तरीके से, एस ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, इसमें हिल्बर्ट स्पेस के कौन से वेक्टर जाएंगे, किन वेक्टर का कलेक्शन आएगा, जिनका इसके x के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0। इसी को तो बोल सकते हैं, देखो कैसे, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हिल्बर्ट स्पेस से मेरे पास वो वेक्टर इसके अंदर जाएंगे जिनकी x के साथ, जो x के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अब देखो ये इसके साथ ऑर्थोगोनल होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का y के साथ क्या होगा, इनर प्रोडक्ट होगा, और y कहाँ होगा मेरे पास, फॉर ऑल। एक मिनट बेटा, यहाँ से मैं अच्छे से ही क्लियर कर देती हूँ, खिचड़ी नहीं पकाते। यहाँ पे देखना, इसका मैंने अब तक सिर्फ ये डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन को उससे कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, ये देखना, मैंने बोला कि मेरे पास एक सेट है एस जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से कुछ वेक्टर आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे वेक्टर होंगे हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड ओमेगा समथिंग, यहाँ पे ले लो एस, स्मॉल एस ले लेना। ठीक है, यहाँ पे टी पी, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कहती हूँ, हिल्बर्ट स्पेस में बहुत सारे वेक्टर हैं, पर मेरे पास ये जो है, इसमें वो वेक्टर्स आएंगे हिल्बर्ट स्पेस के, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया दिस, ये मेरे पास है। ठीक है, वो वेक्टर आएंगे, मेरे पास सिर्फ ये 4 वेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, कौन से वेक्टर हैं ये, जो ऑर्थोगोनल है x के साथ, जो ऑर्थोगोनल है x के साथ, जो ऑर्थोगोनल है x के साथ, जो ऑर्थोगोनल है s के साथ। ठीक है, एक एस नॉन एम्प्टी सेट हो गया, हिल्बर्ट स्पेस से सिर्फ वो वेक्टर का कलेक्शन आएगा जो s के साथ क्या होंगे, मेरे पास ऑर्थोगोनल होंगे, और इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो इसका मतलब भी आप समझ जाना कि हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर आएंगे इसके अंदर जो मेरे पास इस s के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर? अब देखो ये वेक्टर इस s के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो अभी मैंने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें क्या पढ़ा है कि अगर s कोई x है, ठीक है, x जो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से आ रहा, अगर वो किसी नॉन एम्प्टी सेट से के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कब होगा, जब वो ऑर्थोगोनल हो y, और y क्या हो मेरे पास बेटा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। मतलब ये वेक्टर इसके साथ ऑर्थोगोनल तब होगा जब इसके सभी एलिमेंट्स के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, अब देखो x, यहाँ पे मैंने y ले लिया, y ना लेके कुछ अलग लेते हैं बेटा। ठीक है, y डैश ले लेते हैं क्योंकि ये मैंने लिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, y डैश ले लिया मैंने। ठीक है, कि s के सभी वेक्टर के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। अब मुझे पता है जब 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है कि x की y डैश के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो ये वाला जो कंसेप्ट आया है वो यहाँ से आया है।
ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के, जो इस S के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। और इस S के साथ ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि वो X के हर एक वेक्टर के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। अगर वो X के हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है, उस X की उसके वेक्टर के साथ क्या हो, इनर प्रोडक्ट 0 हो। ठीक है, क्लियर है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर ये लिखा है तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो कब होंगे वो, जब उनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। सेकंड, हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन समझी है कि हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर लेंगे और एक मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो ये वेक्टर इस सेट के साथ ऑर्थोगोनल कब होगा, जब उसके हर एक वेक्टर के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, फिर जितने भी हिल्बर्ट स्पेस से जो जो वेक्टर इस S के साथ ऑर्थोगोनल हैं, उनका जो कलेक्शन होगा उनको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसमें कौन कौन से वेक्टर जाएंगे बेटा S ऑर्थोगोनल में, ये तो डेफिनेशन से था। अगर जनरली हम सेट की फॉर्म में देखें तो कैसे जाएंगे, इसके अंदर हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जो इस S के सभी वेक्टर के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, क्लियर। तो इस अगर ये ऑर्थोगोनल है सबके साथ तो इसका मतलब x की y के साथ क्या होगी, इनर प्रोडक्ट 0 होगी। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर इसके अंदर जाएंगे जो इस x के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। इस x के साथ ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि इसके सभी वेक्टर के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। अगर ये चीज आ गई तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर इससे थोड़ी सी एक दो डेफिनेशन और है, वो और बताते हैं, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, आगे जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है, उसको जो मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दिया है कि इस तरीके से मेरे पास क्या होंगे, सेट के एलिमेंट्स होंगे, इसमें ऑर्थोगोनल, यहाँ पे S ऑर्थोगोनल में वो जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जो S के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। उसका मतलब क्या, S के साथ ऑर्थोगोनल होने का मतलब उसके सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल हो। अगर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है तो मतलब सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे, वो 0 दे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। तो इसको अगर मैं इस वे में लिखूं तो एक बार ये और देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी। ठीक है, S ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे जो x के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, और S मेरे पास क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्लियर, यही तो होता है, इसके अंदर वही वेक्टर जाते हैं जो S के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल। अब देखो, कोई वेक्टर है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये वेक्टर इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ ऑर्थोगोनल कब होगा, जब इसके सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, कोई वेक्टर है तो इसके साथ मेरे पास ऑर्थोगोनल कब होगा, ये जब इसके सभी वेक्टर्स के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अगर सभी वेक्टर्स के वेक्टर की बात आ रही है, वेक्टर अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो अगर x y के साथ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब x y की इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो इसको हम दूसरी उसमें क्या बोल सकते हैं, पहली चीज, इसमें वो एलिमेंट, वो वेक्टर जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के, वो वेक्टर जाएंगे जो S के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। दूसरा, इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जो S जो है S के सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तीसरे डेफिनेशन क्या होगी, इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जो S के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे, 0। ठीक है, सब सेम है, इससे ये आई, इससे ये आई। ठीक है, क्योंकि वेक्टर ऑर्थोगोनल है, मतलब इनर प्रोडक्ट 0। इसका मतलब S के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे। तो इन तीनों में से आप कोई सी भी डेफिनेशन बाद में लिख सकते हो कि S के साथ ऑर्थोगोनल हो, पहला तो यही होगा, वो सेट होगा वेक्टर्स का। ठीक है, दूसरा, उसके सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल हो। तीसरा, उसके सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये एक नॉट है, काफी जगह यूज हुआ है। फिर ये डेफिनेशन है मेरे पास, देखो अब नॉट क्या है। नॉट है मेरे पास जो मैंने W ले लो या आप S ले लो, सिंपल सा कोई भी सेट ले लो, ठीक है। ये W मेरे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, अगर W नॉन एम्प्टी सेट है तो ये क्या होगा मेरे पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, तो ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, ठीक है। तो इसमें कौन से एलिमेंट जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के, तो इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जो इसके W के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, सेम एज इट इज, ठीक है। अब W के साथ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वो W के सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल हो, इतना क्लियर, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूं, इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पे, हिल्बर्ट स्पेस के वो सभी वेक्टर जो W के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे, 0 दे। इसी के वे में इसमें वो जाएंगे, वो मेंबर जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के जो इसके साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल। इसके साथ ऑर्थोगोनल का मतलब इसके सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल, और सभी वेक्टर ऑर्थोगोनल के साथ मतलब इसकी सभी वेक्टर के साथ क्या हो, इनर प्रोडक्ट 0 हो, इतना क्लियर। ये सेम इनर प्रोडक्ट 0, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हमें दिखाना है कि W और जो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उनकी इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ 0 वेक्टर है, इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ पे ये यूज होगा तो इसलिए, ठीक है। ये है मेरे पास W, यहां से यहां तक इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे W और उसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर कॉमन होगा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। या हम बोल दें कि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 0 वेक्टर है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे है। मैं मान लेती हूं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई x आर्बिट्रेरी है, मतलब x y z कुछ भी, मतलब मैंने मान लिया कि वो 0 वेक्टर नहीं है, वो आर्बिट्रेरी है, ठीक है, कोई x वेक्टर ले लिया। अगर वो इनकी इंटरसेक्शन में है तो ये इसमें भी होगा एंड इसमें भी होगा, एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंटरसेक्शन में है दोनों की तो वो इसमें भी है इसमें भी है। जैसे कि हम ये सेट बनाते हैं ना, तो इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, क्लियर। तो वही कंसेप्ट लगाना है कि अगर मेरे पास x इसके इनकी इंटरसेक्शन के अंदर है तो x इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तभी दोनों में होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये वाले डेफिनेशन पकड़ो, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। अगर x इसके अंदर गया है तो ये कब गया होगा, जब ये W के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। x अगर ऑर्थोगोनल इसमें गया है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, तो x इसके अंदर गया है तो इसका मतलब x क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा W के, क्योंकि इसके अंदर वही वेक्टर जाते हैं, इसके अंदर वही वेक्टर जाते हैं जो इसके साथ क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। तो इसके अंदर वही वेक्टर जाते हैं जो W के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, ठीक है। अगर W के साथ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये W के सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल है, इतना क्लियर। और W के सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इसकी W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी, इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर इसके अंदर जाएंगे जिनकी W के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। वही चीज मैंने आपको बता दी। अगर ये इसके अंदर जा रहा है
तो W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा? 0। अब देखो x भी तो W के अंदर है, ठीक है, मेरे पास ये पूरा का पूरा W है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मुझे कंफर्म है कि इसके अंदर x है, और तो पता नहीं क्या क्या है, और सारे वेक्टर्स भी हैं, पर x का तो मुझे यहाँ पे श्योरिटी दिख रही है ना कि x बिलोंग्स टू W। तो देखो अगर x यहाँ W के अंदर है और इसके अंदर कब जाएगा? W इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर ये कब होगा? जब W के सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होगा या उसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट देगा। तो मतलब जो ये x है ये इसके साथ भी तो इनर प्रोडक्ट 0 देगा। क्लियर हुआ? ठीक है, समझने की कोशिश करो बेटा। ये इसके अंदर है, इसके अंदर होने का मतलब क्या है कि W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा? 0 देगा। पर W के अंदर ये भी तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इसके साथ भी तो इनर प्रोडक्ट 0 देगा। इतना क्लियर हो गया? कैसे आया? अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर कब जाएगा? जब W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। तो अगर ये इसके अंदर है और W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, तो W के अंदर ये भी तो है, तो इसके साथ भी क्या देगा? इनर प्रोडक्ट 0। तो आई होप ये चीज मैंने कई बार रिपीट कर दी तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, मेरे पास यहाँ से ये कैसे आया? समझ आ गया, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मेरे पास ये किसके इक्वल होता है? इसके, तो इसकी जगह ही रख सकती हूँ। किसी का स्केयर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो खुद 0 है, ठीक है, 0 का स्केयर ही 0 आएगा, इसके अलावा किसी का भी स्केयर 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मेरे पास नॉर्म किसी भी वेक्टर की नॉर्म इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, वो वेक्टर भी क्या होगा? 0। कहीं पे ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। अगर ये है तो मैं ये लिख सकती हूँ, लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ पे मान के चली थी कि इनकी दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ x कॉमन है, और जो मैंने यहाँ पे इनकी दोनों के इंटरसेक्शन में x कॉमन लिया वो तो 0 ही बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर ही कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, y z कुछ भी लो, जब आप उसको उसके इंटरसेक्शन में लोगे और सॉल्व करोगे तो वो 0 वेक्टर ही निकल के आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर कॉमन है। इतना क्लियर? तो आगे से कभी भी कोई आपसे पूछे कि एक सेट है और एक उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन होगा? ओनली 0 वेक्टर। क्लियर? अब ये वाली डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है? मेरे पास कोई भी सेट S है। अब सेट S क्या है? किसका सेट है? वेक्टर्स का। इस सेट S ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ x ऑर्थोगोनल टू y whenever x and y are distinct वेक्टर इन S। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मेरे पास सिंपल एक सेट बोल दिया S। ठीक है, कोई भी सेट है उसको मैं ऑर्थोगोनल कब बोलूंगी, ये बात आई है कि जैसे मेरे को बोल दिया कि P मेरे पास कोई सेट है तो ये ऑर्थोगोनल कब होगा। ठीक है, सिंगल कोई भी सेट है और वो किसका सेट है? वेक्टर्स का। तो यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, तो इस सेट को मैं ऑर्थोगोनल कब बोलूंगी? जो वेक्टर्स का सेट है, जब x ऑर्थोगोनल होगा y के, और x और y मेरे पास क्या है? इसके डिस्टिंक्ट वेक्टर है। जैसे कि अगर x के अंदर मेरे पास x y z ये वेक्टर है तो उसको मैं, वेक्टर्स का सेट हो गया ना, तो इसको मैं ऑर्थोगोनल कब बोलूंगी? जब x ऑर्थोगोनल हो y के, y ऑर्थोगोनल हो z के, z ऑर्थोगोनल हो w के, और x ऑर्थोगोनल हो w के। ठीक है, जब हमारे पास उस सेट के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना वो ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, x और y अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो ये ऑर्थोगोनल हो। y z के साथ हो, z w के साथ हो,
W x के साथ हो, मतलब अलग अलग वेक्टर हो और वे क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। क्लियर? तो उस सेट को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल। ठीक है, जितने भी इसके अंदर वेक्टर्स होंगे वो सब अलग अलग के साथ ऑर्थोगोनल हो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये आगे मेरे पास सीक्वेंस की, कि मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है जो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकती है सीक्वेंस, इनफाइनाइट भी, और किसकी सीक्वेंस है वो, वेक्टर की, वेक्टर यहाँ पे xn। ठीक है, तो मेरे पास वेक्टर्स xn की एक सीक्वेंस ली है जो मेरे पास फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी, तो उसको मैं ऑर्थोगोनल कब कहूंगी उस सीक्वेंस को, जब उसके दो वेक्टर, उसके सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल हो, जहां पे मेरे पास ये डिफरेंट हो। जैसे कि मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है जिसमें मेरे पास x1, x2, x3, x4 सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इस सीक्वेंस को, ये मेरे पास एक सीक्वेंस होगी, ये ऑर्थोगोनल कब होगी? ठीक है, जब मेरे पास x1 ऑर्थोगोनल हो x2 के, x2 हो मेरे पास x3 के। ठीक है, इतना क्लियर? और यहां से x z के भी आ जाएगा बेटा। अब मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट है ना, सब आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो, ये इसके, ये इसके, ये इसके ऑर्थोगोनल हो, ये इसके ऑर्थोगोनल हो, ये इसके, इस तरीके से ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि जब ये ऑर्थोगोनल हो आपस में, तो ये डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जे और के, क्योंकि अगर सेम होगी तो x1 ऑर्थोगोनल x1 हो जाएगा। और ये कोई भी सेट खुद के साथ ऑर्थोगोनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीरो वेक्टर ही एक ऐसा ऑर्थोगोनल, ऐसा वेक्टर है हमारे पास जो खुद के साथ ऑर्थोगोनल होता है। ये चीज मैं प्रूफ भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी सीक्वेंस हमारे पास ऑर्थोगोनल सीक्वेंस कब बनेगी, जब उसके मेरे पास जो भी वेक्टर्स होंगे वो आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। इफ xj ऑर्थोगोनल टू xk व्हेनेवर, जब ये दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। और सेम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे पास अगर ये सेम होंगे तो सिर्फ ये क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। या ये कह सकते हो आप कि डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते, बिकॉज सिर्फ हमारे पास जीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर? तो कोई भी खुद के साथ ऑर्थोगोनल नहीं होगा, दूसरे के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि मेरे पास दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो होती है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कोई भी वेक्टर किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल कब होता है, जब वो उसके सारे वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, फिर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ लिया कि कोई भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि जो उस सेट के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, या उस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा हो, या सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल हो। इतना क्लियर? और कोई भी सेट है और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, उन दोनों के बीच में सिर्फ जीरो वेक्टर ही कॉमन होगा। और हमारे पास जीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो सबके साथ ऑर्थोगोनल होता है, और जीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। इसके अलावा कोई भी वेक्टर नहीं है जो खुद के साथ ऑर्थोगोनल हो। फिर किसी भी वेक्टर को किसी भी सेट को ऑर्थोगोनल हम कब बोलेंगे, कब बोलेंगे बेटा? हम तब बोलेंगे जब उसके डिफरेंट डिस्टिंक्ट वेक्टर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। और किसी भी सीक्वेंस को, जो वेक्टर्स की सीक्वेंस, उसको ऑर्थोगोनल सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब उसके डिफरेंट वेक्टर्स क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।